स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। प्रिय विद्यार्थियों, अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय में अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना यानी हम जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। इन विशेषताओं में हम पीछे आयु संरचना, लिंगानुपात और ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, जिसको कि जनसंख्या संगठन कहा जाता है, हमने विस्तार रूप से अध्ययन कर लिया था और इससे संबंधित हमने 3 वीडियो लेक्चर बनाए थे, जिनके वीडियो आपने देखे होंगे। अगर फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप पहले उन वीडियो को जाकर देखें ताकि ये अध्याय आपके अच्छी तरह से समझ में आए। साथ ही इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। आज का जो हमारा अध्याय का जो टॉपिक है वो है इसी जनसंख्या से जुड़ी हुई 2 और विशेषताएं, वो है व्यवसायिक संरचना और साक्षरता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने और देखते हैं कि व्यवसायिक संरचना क्या होती है और साक्षरता क्या है। चलिए व्यवसायिक संरचना को अपने शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने ये प्रयास करते हैं जानने का कि व्यवसायिक संरचना आखिर होती क्या है, किसे कहेंगे हम व्यवसायिक संरचना। जैसा कि हमें विदित है, ये जनसंख्या की एक विशेषता है। व्यवसायिक संरचना का सीधा सा मतलब ये है कि व्यक्ति देखो अपना जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसे आर्थिक रूप से लाभ मिले, यानी उसे कुछ कमाई मिले, उसे धन मिले। यानी व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए कोई कार्य करता है, उन कार्यों के बदले उसको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। उन कार्यों को बोला जाता है व्यवसाय, उस व्यक्ति के काम को बोला जाता है व्यवसाय। अब देखिए इस समाज में जो व्यक्ति है, आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति जो है वो कृषि कार्य कर रहे हैं, कुछ पशुपालन कर रहे हैं। इसी तरह कुछ व्यक्ति निर्माण उद्योगों में लगे हुए आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग आपको बीमा सेक्टर में लगे हुए दिखाई देंगे, कुछ बैंक में लगे हुए दिखाई देंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा। इसी तरह कुछ लोग परिवहन कार्यों में लगे हुए दिखाई देंगे। यानी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यों में लगे हुए होते हैं। तो जनसंख्या की इन्हीं कामों को, इन्हीं विशेषताओं को अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। प्रभाषिक रूप से हम देखने का प्रयास करते हैं कि जनसंख्या संरचना क्या होती है। व्यवसायिक संरचना क्या होती है। व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों की संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। यानी कुल जनसंख्या में लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, किन व्यवसायों में संलग्न है, इन्हीं का अध्ययन करना व्यवसायिक संरचना कहलाता है। अब यहाँ देखें एक शब्द और लिखा हुआ है, सक्रिय जनसंख्या। सक्रिय जनसंख्या किसे कहेंगे? सक्रिय यानी जो निष्क्रिय ना हो, जो कुछ न कुछ काम करता हो जिससे कि उसे आर्थिक रूप से धन या लाभ प्राप्त होता हो, ऐसी जनसंख्या को सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। परिश्रम युक्त यानी परिश्रम युक्त व्यवसाय, परिश्रम करके कोई व्यवसाय में जीविकोपार्जन यानी अपना जीवन चलाने हेतु आर्थिक रूप से संलग्न जनसंख्या को सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। यानी ऐसी जनसंख्या जो परिश्रम युक्त व्यवसायों में लगकर अपना जीवन चलाने के लिए आर्थिक रूप से लाभ कमाती है, उस जनसंख्या को सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। और जैसा कि हमें पता है, सक्रिय जनसंख्या हम किसको कहेंगे? जैसे आयु संरचना में पढ़ा था, कार्यशील जनसंख्या पढ़ा था ना हमने, तो कार्यशील जनसंख्या को भी हम सक्रिय जनसंख्या मान सकते हैं। तो ये था हमारा व्यवसायिक संरचना और सक्रिय जनसंख्या। अब अपने देखते हैं कि विश्व में जो लोग हैं विभिन्न, वो किन किन कामों में लगे हुए साधारणतः हमें दिखाई देते हैं। उन कामों को जो अर्थशास्त्र में है या हमारे अर्थव्यवस्था में है, उसको 3 भागों में इनके कामों को बांटा जा सकता है प्रमुख रूप से, मोटे रूप से। वो 3 प्रमुख व्यवसाय कौन से हैं? पहला व्यवसाय माना गया है प्राथमिक व्यवसाय।
यानी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको द्वितीयक व्यवसाय, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको तृतीयक व्यवसाय माना जाता है। कौन कौन से कार्य प्राथमिक व्यवसाय में आएंगे? ऐसे कार्य जो कि सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, जिनका संबंध सीधे पर्यावरण यानी प्रकृति से होता है, उन व्यवसायों को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, आखेट यानी शिकार, और खनन यानी खनिजों को खोदकर निकालना। ये जो व्यवसाय हैं ये आते हैं प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत। खनन यानी खनिजों को खोदकर, धरती से खोदकर निकालना, ये प्राथमिक व्यवसाय आते हैं। इसको प्राथमिक व्यवसाय, इन कामों में जो लोग लगे हैं उनको बोलते हैं कि वो प्राथमिक व्यवसायों में लगे हुए लोग हैं। इसी तरह द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है? द्वितीयक व्यवसाय जो होता है इसके अंतर्गत हम उद्योगों को लेते हैं। निर्माण उद्योग जो हैं, जो भी उद्योगों के अंदर सामग्री बनती है उन सभी को द्वितीयक व्यवसायों में लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गन्ना उद्योग, गन्ने से चीनी बनती है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, एल्यूमिनियम, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सारे क्या हैं? द्वितीयक व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह तृतीयक व्यवसाय में किन कामों को शामिल किया जाता है? इनमें बीमा, बैंक, व्यापार, परिवहन और सभी तरह की सेवाएं, जैसे कि डॉक्टर, अध्यापक, वकील, नाई, धोबी, इन सभी की सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। सेवाएं इनको बोला जाएगा। ये तृतीयक व्यवसाय होते हैं। साधारणतः जो लोग हैं इन्हीं कामों में लगे हुए होते हैं। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें कृषि की प्रधानता होती है, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। इसमें उद्योगों की प्रधानता होती है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं होती हैं विभिन्न तरह की, बीमा, बैंक, व्यापार, परिवहन, ये सब सेवाओं में आते हैं। एक डॉक्टर, एक वकील, एक अध्यापक, एक नाई, धोबी, इन सभी की सेवाएं शामिल होती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तो था व्यवसायों का एक सामान्य वर्गीकरण। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो विभिन्न देश हैं उन देशों में कौन कौन से व्यवसाय प्रचलित हैं। जैसे कि जो अल्प विकसित या कम विकसित देश होते हैं उनमें ज्यादातर लोग प्राथमिक व्यवसायों में लगे होते हैं। अल्प विकसित या कम विकसित जो देश होते हैं उनमें अधिकांश जो लोग होते हैं वो प्राथमिक व्यवसायों के अंदर संलग्न होते हैं। जैसे कि कृषि, पशुपालन, कुछ लोग निर्माण में भी होंगे, कुछ तृतीयक व्यवसायों में होंगे, लेकिन अधिकांश जनसंख्या किस में होगी? वो प्राथमिक में होंगी। इसी तरह विश्व के कुछ जो विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं, इसको हम विकासशील या विकसित देश भी कह सकते हैं। विकसित जो देश हैं उनमें अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक व्यवसायों में संलग्न होती है। कुछ प्राथमिक में होती है, कुछ तृतीयक में होती है, लेकिन अधिकांश जो जनसंख्या है वो द्वितीयक व्यवसाय यानी उद्योग धंधों में होती है। और जो अधिक विकसित देश होते हैं उनमें अधिकांश जनसंख्या तृतीयक व्यवसायों के अंदर संलग्न होती है। कुछ जनसंख्या द्वितीय में, कुछ प्राथमिक में भी होंगी, लेकिन अधिकांश द्वितीय और अधिकांश तृतीयक और द्वितीयक व्यवसायों में ही संलग्न होती है। ये है विश्व की व्यवसायिक संरचना। अब अपने विश्व की जनसंख्या से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण विशेषता जिसको कि साक्षरता बोला जाता है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि विश्व में जो साक्षरता है वो किस प्रकार की है।
जनसंख्या की अगली विशेषता होती है साक्षरता, मतलब कि कुल जनसंख्या में कितने लोग साक्षर हैं, कितने असाक्षर, यानी कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि हम साक्षर किस व्यक्ति को साक्षर बोलेंगे। किसी भी क्षेत्र या देश में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है सामान्यतः जिसकी आयु 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक होती है, जो कि वहाँ की जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उसको वो बोल सके, लिख सके, पढ़ सके और एक दूसरे को समझ व समझा सके, उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कि हम साक्षर किसको कहेंगे। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि 7 वर्ष या अधिक आयु का है, जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा पढ़ लिख सके, वह एक दूसरे को समझ अथवा समझा सके, उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होती है, एक गुणात्मक विशेषता होती है किसी भी देश की। साक्षरता को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से देश में मानव विकास के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई है या मानव विकास के क्षेत्र में अधिक कार्य हुआ है। मानव विकास से संबंधित जो टॉपिक है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ हम साधारण रूप से इसको समझ लेते हैं कि साक्षरता से हम ये जान सकते हैं कि किसी देश में जो मानव के विकास के संबंध में क्या प्रयास हुए। यहाँ ये देखिए, अगर एक व्यक्ति साक्षर होगा तो उस व्यक्ति को रोजगार मिलने के जो अवसर हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। एक अनपढ़ व्यक्ति से एक पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार मिलने की संभावनाएं या अवसर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब अगर व्यक्ति को किसी देश में साक्षर होने की वजह से अगर रोजगार मिलता है, अच्छा रोजगार मिलता है, तो व्यक्ति की आय बढ़ती है। अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है तो व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरता है। तो निश्चित रूप से मानव के जो विकास है, इससे मानव का विकास होता है, वो उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, वो अपने स्वास्थ्य शिक्षा पर और ज्यादा खर्च कर पाएगा। तो एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो पूरे देश की आय बढ़ेगी। अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो देश के लिए वो अधिक कार्य कर पाएगा। यानी साक्षरता से हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी देश में साक्षरता अधिक होगी तो निश्चित रूप से वो देश अधिक उन्नति करेगा उस देश की बजाय जहां साक्षरता कम है। तो ये तो था साक्षरता का महत्व। अब हम देखते हैं कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, किन वजहों से साक्षरता प्रभावित होती है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो ये वो कारक हैं या ये वो कारण हैं जिनकी वजह से किसी देश में तो साक्षरता की दर अधिक होती है और कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ साक्षरता बहुत ही कम पाई जाती हैं। तो ऐसे कौन से प्रमुख कारक हैं जिनसे साक्षरता प्रभावित होती है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है। तो आप देखें, साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पहला कारक है आर्थिक विकास का स्तर। किसी देश का आर्थिक विकास कैसा है ये तय करेगा कि वहां साक्षरता कैसी होगी। जैसे कि आर्थिक विकास में जो देश आगे हैं उन देशों में साक्षरता अधिक पाई जाती है। आर्थिक विकास में कौन से देश आगे हैं, जिनको हम विकसित या बहुत अधिक विकसित देश जैसे कि यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपीय के जो देश हैं वो आर्थिक विकास की दृष्टि से अग्रणी हैं। इसलिए उन देशों में साधारणतः जो साक्षरता है वो अधिक पाई जाती है। जैसे हमारे एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ जापान है, वो आर्थिक विकास में अग्रणी है, इसलिए जापान में 100% साक्षरता पाई जाती है। तो एक कारक तो ये था जो साक्षरता को प्रभावित करता है। दूसरा है नगरीकरण का स्तर। जिन देशों में या क्षेत्रों में नगरीकरण अधिक होता है, यानी नगर अधिक होते हैं, अधिकांश जनसंख्या नगरीय होती है, तो उन देशों में साक्षरता अधिक होती है। जिन देशों में नगरीयकरण कम है उन देशों में साक्षरता भी कम है। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ नगरीकरण कम पाया जाता है, इसलिए वहाँ साक्षरता की दर भी कम है। इसी तरह एशियाई महाद्वीप में भी साक्षरता की दर कम होने की एक वजह नगरीकरण का जो स्तर है उसका कम होना है। इसी तरह महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है किसी समाज में, किसी देश में। अगर महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो उस देश में साक्षरता जो है वो अधिक
बढ़ेंगी। दूसरी ओर एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा देश जहां महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, निम्न है, उन क्षेत्रों में महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए उन क्षेत्रों, उन देशों में जो साक्षरता है उसकी दर बहुत ही निम्न पाई जाती है। इसी तरह सरकारी नीतियां भी साक्षरता को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण है। किसी देश की जो सरकार है अगर वो शिक्षा को प्रोत्साहन देती है, शिक्षा को बढ़ावा देती है, तो निश्चित रूप से वहां साक्षरता की दर अधिक होगी। वहीं दूसरी ओर अगर किसी देश की सरकार शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देगी, शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी, तो वहां निश्चित रूप से जो साक्षरता की दर है वो निम्न होगी या कम होगी। तो ये थे साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। अब अपने देखते हैं विश्व में ऐसे कौन से प्रमुख देश हैं जहां 100% साक्षरता पाई जाती है। बात करें 100% साक्षरता वाले देशों की, तो 100% साक्षरता में वो देश आते हैं जिनमें जो विकसित देश हैं, अधिकांश विकसित देशों में 100% साक्षरता पाई जाती है, यानी 100% लोग वहां पर साक्षर है। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि विश्व के किन्हीं ऐसे 2 या 3 देशों के नाम बताएं जहां की 100% साक्षरता पाई जाती है। तो आप देखें विश्व के 100% साक्षरता वाले देशों में कौन कौन से देश आते हैं। जापान, जहां 100% साक्षरता है। हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो सन 2008 के हैं। उन 2008 के आंकड़ों के अनुसार जापान की जो साक्षरता है वो 100% है, यानी 100% है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ऐसे अन्य कुछ देश हैं जहां 100% साक्षरता पाई जाती है। इसी तरह अगर वैश्विक देखें, पूरे विश्व में साक्षरता कितनी है, तो आप देखें 77%, यानी 77% जो साक्षरता है वो विश्व में औसत साक्षरता पाई जाती है। तो ये था हमारे साक्षरता से जुड़ा हुआ आज का मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने व्यावसायिक संरचना और साक्षरता के बारे में विस्तार से पढ़ा। आखिर में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आज के वीडियो से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है, वो टेस्ट जरूर करें और आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।